अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल में हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स और रिक्वेस्ट के भी कागज़ के ऊपर सुना है कि टैक्स आयद होगा 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो वैसे ही जहन में ख्याल आया कि कागज़ से हम क्या क्या बनाया करते थे। कागज़ से हम कश्ती बनाते थे बचपन में, जहाज़ भी बनते अब टैक्स लग गया उस पर। अब उस पर टैक्स लग गया है, तो जहाज़ भी नहीं बना के उड़ा सकते। और वो एक मुहावरा भी है ना, गुलैल बनाऊंगा फिर फाख्ता उड़ाऊंगा। फिर कागज़ के हवाले से एक मुहावरा भी है, कागजी शेर। कागजी शेर, हाँ। अब तो कागजी लोमड़ी निकलेगी। पता नहीं आपको बार बार लोमड़ी और लोमड़ क्यों याद आता है। आजकल के हालात ही ऐसे हैं, हालात कोई शेर नजर नहीं आते। शेर नजर नहीं आते ना, बिल्ली निकलते हैं। हाँ। अच्छा खैर, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारी बातें हैं। हम, मेरा ख्याल है, एजेंडे की तरफ आते हैं। मल्टीपल इश्यूज़ हैं। हमारे नेशनल असेंबली से भी एक रेजोल्यूशन आ गई है, अमेरिकन रेजोल्यूशन के जवाब में, वो अपनी जगह पर अहम है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें हैं। 1 साल इमरान खान साहब की अरेस्ट हो गया, अभी तक तो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना था। अब यकदम क्यों ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, आपका एनालिसिस इस पर दरकार होगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको सुनवाऊँ, आपकी एक प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन किस बारे में है वो बाद में उसकी तरफ आएंगे। पहले मामला क्या था और उस पर स्टेटमेंट्स कोर्ट में आज क्या हुआ, और उससे पहले फैसल वावडा साहब क्या कहते रहे। फैसल वावडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ कर दिया है, तो तौहीन अदालत के नोटिस भी वापस ले। लेकिन जो इससे पहले हवा बनाई गई फैसल वावडा साहब के बयानात की वजह से, फैसल वावडा साहब क्या कहते रहे। मेरे जहन में अब ये सवाल आ रहा है कि फैसल वावडा साहब को धक्का किसने दिया था। अच्छा, जब ये मामला हुआ तो ऐसे लगा कि दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिस अंदाज में की हैं, उस पर तो टीवी चैनल्स को भी नोटिस आ गए। फिर मैंने आपसे पूछा था कि इस मामले को लेकर क्या होगा, क्योंकि फैसल वावडा साहब के ये बयानात इशारा दे रहे थे कि वो तो नहीं माफ़ी मांगने, तो आपने क्या कहा था। जी, काजी फायज़ ईसा साहब फैसल वावडा साहब को सजा सुना सकते हैं कंटेम्प्ट में? देखिए, नहीं होगा कुछ भी। क्यों? अच्छा। आपने खुद ही बता दिया कि इससे ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस डायरेक्ट चीफ जस्टिस के ऊपर लगे हैं। आज चीफ जस्टिस क्या कह रहा है? आज चीफ जस्टिस ने, आपने सुनी उनकी बयानियां जी कि जी मेरे खिलाफ तो जो मर्जी कह ले, मेरे इदारे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ना कहें, मैं तो इंस्टीट्यूशन के लिए खड़ा हूँ। सबसे क्या बना ये फैसल वावडा साहब के मामले में? देखिए, वावडा साहब बड़े बड़के मारते हैं, मेरे दोस्त हैं। अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि उनका स्टाइल ही ऐसा है, और इसी से उनको पब्लिसिटी मिलती है, इसी की वजह से उनको टीवी चैनल पे बुलाया जाता है, क्योंकि वो जिस तरीके से बातें करते हैं और जो बातें कहते हैं, आम आवाम उसको बड़ा पसंद करती है। कि बड़के जो हमारा कल्चर के अंदर जो लोग बड़के मारते हैं वो बड़े पसंद, सुल्तान रही बनते हैं। हाँ बिल्कुल, सुपरमैन। अच्छा, अब यहाँ बैठ के तो ऐसे लग रहा था कि जब फैसल वावडा साहब जाएंगे वहाँ, तो वहाँ चीफ जस्टिस साहब कहेंगे, अच्छा भाई फिर हुण की चक्कर है तेरा, कौन है तू? तो फैसल वावडा साहब कहेंगे, वाह वाह, ऐसे करके अपनी छाती खोलेंगे, बटन तोड़ेंगे। पहले ही खुले होते हैं वैसे, पहले खुले होते हैं। हाँ, कभी कभी फिर से 2-3 जो रह गए हैं उसको खोलेंगे और नीचे से निकल, मैंने कहा एस लिखा होगा। अच्छा, एफ लिखा होगा। एफ लिखो, एफ। अच्छा, अब एफ के साथ नहीं, बस एफ। फैसल मैं वावडा, कहता नहीं, ऐसी सही है, एफ ना करो यार, एफ एस कर दे। एफ तो उस वक्त ऐसे करेंगे, और वहाँ जो है ना बिजली चमकेगी, और जज उठ के भाग जाएंगे, ठीक है, और अफरा तफरी हो जाएगी, और फिर वावडा साहब जो हैं ऐसे करके उड़ के हीरो बन के उड़ के निकल जाएंगे, और लोग देखेंगे, कहेंगे ये मिसाइल है, ये क्या है, ये फॉरेन एजेंट आ गया, कहाँ से लॉन्च हुआ, ड्रोन जा रही है, ये ड्रोन आ रही है। हम तो ये तवक्को कर रहे थे, क्योंकि बातें इस अंदाज में की ना, वरना तो एक्सपेक्टेशन हमारी ना बनती। वहाँ जाके वो चूहा बन गए, बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया, बह गए जाके। अच्छा, अब मुझे तो खैर, मैंने जो प्रेडिक्शन की थी कि कुछ नहीं होगा, तो वो इसीलिए की थी बिकॉज ये सियासतदान जो लोग होते हैं वो बड़के बहुत मारते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, वो सियासत का एक हिस्सा है, तो इसलिए हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो जो एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे वो एस्टेब्लिश हो गया, वो मकसद हासिल हो गया। करना चाह रहे थे, अगर माफ़ी मांग ली और कहा कि यहाँ तो कह रहे हैं ना कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं ये करूँगा, और अगर सही हुआ तो मैं चपड़ासी से भी मांग लूंगा माफ़ी,
हाँ, वरना मैं गला कटवा दूंगा। इतनी लंबी जो ना गला कटवाया ना कुछ किया, जाके किसी सजदा किया वापस आके बाहर आके। और बाय द वे ये फिर करेंगे क्या, ये फिर किसी स्टेज के ऊपर फिर ये इस किस्म की बढ़ के मारेंगे। अच्छा। हाँ, और फिर ये माफिया मांगेंगे जाके वहाँ। इसलिए वाडा साहब जो है ना बड़े कलरफुल किस्म के कैरेक्टर हैं। और क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं तो लोग उनको थोड़ी सी तवज्जो देते हैं कि यार पता नहीं शायद इनके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल एनालिसिस है, और सबको पता है कि कहाँ से लाइन आती है और क्या होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे तो कोई ख़ास हैरानगी नहीं हुई, मगर जो चीफ जस्टिस साहब ने आगे से जो बातें की हैं उसके ऊपर थोड़ी सी मेरा ख्याल है गौर करने की ज़रूरत है। आई नो तुम लोग बड़े डरे हुए हो क्योंकि चैनल वाले नोटिस आ रहे हैं, अब चैनल्स वालों को भी बुला लिया है कि जी आप आके माफ़ी मांगे, एक्सप्लेनेशन तो देना। आपने क्यों इनको एक दफ़ा नहीं पता नहीं 10 दफ़ा दिखाया, एयर किया आपने, आपको नहीं पता था ये कंटेम्प्ट किस्म की बात कर रहे हैं। तो फैसल सिद्दीकी साहब थे वहाँ, और राना जवाद भी थे। राना जवाद इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ जियो नेटवर्क, और फैसल साहब ने ये कहा कि मैं चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जज साहब ने कहा कि नहीं आप पूरा सही तरीके से लेके आएँ, और बाकी जिनका नहीं रिप्रेजेंट कर रहे वो भी आएँ और एफिडेविट्स लेके आए वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ सबक सिखाना है। अच्छा, अब बात यह है कि इसके ऊपर हमारे मीडिया के अंदर कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि जी जेड़े बंदे ने गालां कढ़ियां उन्होंने तो तुसी छोड़ता, तो जेड़े बंदे बेचारे जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, जिन्होंने मतलब वो जिम्मेदारी पूरी की, और टीवी तो बंद कर देंदे तो शोर पै जाना सी कि जी तुसी सेंसर कर रहे हो सानू, ते असी की करिए, ते सानू तुसी क्यों तरदे पे हो। तो अब बात यह है कि कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस साहब का जो मौक़िफ़ है वो सही है। डेफेमेशन का जो कानून है वो यही कहता है कि जो बात करता है और जो बात शाया करता है या नशर करता है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ठीक। और मगर इन प्रैक्टिस हकीकत में जो बात करता है उसी के ऊपर केस होता है, जो शाया करता है उसके ऊपर नहीं होता। अच्छा अच्छा, आम तौर पे। अच्छा। हालांकि कानून बड़ा क्लियर है कि दोनों के ऊपर केस हो सकता है, दोनों गिल्टी हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने तो कानून को टेक्स्ट जो है उसको फॉलो किया है और कहा जी बाकी भी आ जाओ 30-35 जड़े हुई हो तुसी जिन्होंने लंबाई के वार्डरों दिखा के मजे लेने और 4 पैसे भी बना लेने, क्योंकि जाहिर है लोग देखेंगे ज्यादा। हिट्स तो इसी चीजों की होती है। फैसल वावड़े साहब वैसे भी हिट होते हैं। नहीं, वो इसीलिए हिट होते हैं ना कि बूट चुक के रखता हिट हो गया, ते झंडा लेके पहुंच गए। मतलब है तो वाड़ा साहब का पूरा ड्रामा है ना, एंटरटेनर है। अच्छा, मगर उनको आप सीरियसली लेंगे तो फिर यही होगा। उनको तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, मगर वो सीरियसली इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने ये इंप्रेशन दिया हुआ कि मैं तो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ, जो मैं कहता हूँ मैं तो सुन के आता हूँ। अच्छा, वैसे जो बातें उन्होंने इलेक्शन से पहले और उससे पहले कही थी वो पूरी भी हुई। जाहिर है ही इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट मैन, वो खुद कहते हैं, वो तो ये नहीं कि हम कह रहे हैं, वो तो खुद मानते हैं। अच्छा। उसकी वजह जो खुद कहते हैं इस किस्म के सियासतदान कि मैं तो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ। शेख रशीद कब से कहते हैं कि गेट नंबर 4 थे तो मैं खड़ा होना, मेरे अलावा जाई कोई। हाँ, बल्कि एक ज़माने में अपना तर्जुमान का, फिर उधर से गुस्सा आया तो वापस तो ले लिया। तो वो लोग तो फख्र के साथ ये कहते हैं कि क्योंकि जहाँ पावर है ना उसके साथ जो करीब होगा और जो कहेगा कि जी मैं तो पावर के करीब हूँ, फिर वो थोड़ा सा पावर उधर भी आ जाता है, उनके पास भी आ जाता है, तो इसलिए लोग ये करते हैं। अच्छा, अब मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा है चीफ जस्टिस साहब की कानूनी कार्रवाई के ऊपर, जी जी, प्रॉब्लम ये है कि मेरे सवाल है मेरे जहन में, एंड आई होप द चीफ जस्टिस विल टेक इट इन द स्पिरिट इन विच आई एम आर्टिकुलेटिंग देम। वो ये कि आपने बुला तो लिया और कानूनी तौर पे आपने सही किया, मगर आप सोचिए एक सेकंड के लिए कि हमारे ऊपर क्या गुजरता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मुझे ये आज कहा गया है कि आपने चीफ जस्टिस साहब ने जो बातें की उसके ऊपर तबसरा नहीं करना। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं नहीं करता तो लोग कहेंगे लो जी दुड़की दौड़ गया सेठी तो पता नहीं क्या हो रहा है, सेठी छुपा रहा है, सेठी एजेंट बन गया है, कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाएंगी। उसके साथ किसी का फ़ायदा नहीं है, मेरी शो बैठ जाएगी, मेरी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, ठीक, और उधर से गाली पड़ेगी कहीं और कि जी उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। चैनल को तो गाली पड़ेगी, मुझे पड़ेगी, मगर सबसे गाली पड़ेगी कहीं और जहाँ से ये ऑर्डर आया कि जी आप ज़रा ख्याल रखें। तो अब बात ये है कि इतनी नैरो माइंडेडनेस नहीं होनी चाहिए। मीडिया फ्रीडम का मतलब ही ये है कि हमें आज़ादी होनी चाहिए टू बी एबल टू आर्टिकुलेट आवर व्यूज़। हाँ, जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी आज़ादी यहाँ तक है, इसके बाद किसी और की आज़ादी शुरू हो जाती है, तो ये जिम्मेदारी हमें खुद इख्तियार करनी पड़ेगी। हाँ। अब चैनल्स के ऊपर ये छोड़ देना कि वो फैसला करें
अब चैनल्स के अंदर ये एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो वहाँ उस किस्म के सियासी लोग एनालिटिक्स करने वाले नहीं बैठे हुए, वहाँ मैनेजर्स बैठे हुए हैं, वहाँ फाइनेंशियर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट नहीं बैठे हुए वहाँ, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए, और या वहाँ लॉयर्स बैठे हुए हैं, तो अगर उनके हवाले कर दिया जाए मीडिया को तो फिर मीडिया बैठ गई कोई नहीं, फिर देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री मीडिया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है जज हजरात से कि जब ये इस किस्म की बात होती है तो ठीक है, चैनल्स या तो ये होता कि आप उसी वक्त हुक्म दे देते कि जी वाडा साहब को हमने धर लिया है और वाडा साहब की बात जो है उसको चैनल पे नहीं आनी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो फिर अगर उसका हिदायत के ऊपर चैनल्स वाले उसको वायलेट करते तो फिर उनको धर लेते आप, मगर ऐसे तो हुआ नहीं। आपने तो नोटिस दे दिया, मगर उस वक्त नोटिस दिया जब तक ये पानी सर से गुजर गया चुका था, ऐसे ही है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जज साहब शुड नॉट बी सो हार्श ऑन चैनल्स एंड चैनल ओनर्स। अगर सारा दिन जैसे पुलिस वालों को बुला के और बैठाया जाता है और उनकी ठीक ठाक खिंचाई होती है अदालतों में, और ये नहीं गलत होती है, वो पुलिस वाले जो हैं वो काम भी गलत करते हैं, मगर क्या मीडिया के साथ और मीडिया ओनर्स के साथ भी इसी किस्म का रवैया अख्तियार किया जाएगा? आई डोंट थिंक दिस इज़ नेसेसरी। आई थिंक द जुडिशरी नीड्स टू बी क्लोज टू द मीडिया। सबसे ज़्यादा अगर इज़्ज़त करवानी है जुडिशरी तो मीडिया से करवाएं। आपकी मीडिया ने इज़्ज़त करनी शुरू कर दी, सारे पाकिस्तान आपकी इज़्ज़त करेगा। आप मीडिया के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे तो वो एक तकाज़ा ही ऐसा है बैलेंस ऑफ पावर का कि मीडिया अपने आप को बचाने के लिए फिर और किस्म की चीज़ें शुरू कर देगा और फिर ये बात रुकेगी नहीं कहीं भी। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि वाइल यू आर वेल विद इन द राइट्स कि आपने मीडिया को भी नोटिस दिया, तो मेरा ये ख्याल है कि कोई हाश इशू इसको नहीं बनाना चाहिए। इसका असर मीडिया के ऊपर पड़े या ना पड़े, ऑन ओनर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड चैनल मैनेजर्स, हमारे ऊपर इसका असर नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई गलत बात कहते हैं हमें बुला लें, हमसे पूछ लें, मीडिया को ना कुछ करें। जो मीडिया मैनेजर्स हैं उनके ऊपर कोई इस किस्म की चीज़ नहीं आनी चाहिए। आप हमें बुला लें, हम आके माफ़ी मांग लेंगे, फिर अगली दफ़ा विल बी मोर केयरफुल। या हम आर्ग्यू करेंगे कि जी नो आई डिडंट मीन दिस, आई मेंट दिस, आई डिडंट मीन दिस, और पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने हमेशा इज्जत की है। अगर मैं डिसएग्रीमेंट करता हूँ तो दिस डजंट मीन कंटेम्प्ट। अच्छा, सो यू नो, यस, तो आई थिंक the judiciary needs to revisit this law or at least its interpretation कि उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। वो लेकिन ये कह रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय दो अलग चीज़ें हैं। मतलब अगर कोई किसी को चोर डाकू बैठ के कह रहा है तो आपको वो नशर करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से तो कोई किसी को भी कुछ कह देगा तो सही है, मगर ऐसी तो सिचुएशन नहीं है ना यहाँ। तनकीद करना, जायज़ा लेना, एनालिसिस करना, ये हमारा हक है, ये हमारी रोटी पानी भी है, हक भी है, और आवाम भी हमसे यही तवक्को करती है कि आप हमसे ये सुनेंगे। जो बात की उनको समझ नहीं आती है हम समझाएंगे, और हमारे अंदर भी बहुत से मुख्तलिफ राय है। कोई एक बात कहता है इस तरीके से, कोई दूसरी बात कहता है इस तरीके से, मगर हमारी जो आज़ादी है ना वो हमारे तक ही महदूद छोड़ दे। उसके अंदर आप हमारे ओनर्स को, मालकों को, उनको ना बनाए, वो आगे साड़ी जुबान ही बंद कर देंगे, वो कहेंगे नहीं जी इसी दिन ही जाना चक्कर लाने। ऐसे भी सानू क्या जाता है कि जी वो सिटी साहब तुसी कुछ कह दोगे तो सानू बुलावे आ जाएंगे, चक्कर साढ़े लगणगे। ओ भाजी चक्कर मेरे लगन, ठीक है, इन्ह दिन ही लगने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात, बिल्कुल ठीक। चलें, ये मामला तो इस हद तक लपेटा गया कि फैसल वावडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और निकल गया। अब टीवी चैनल्स और उनके वकील जाने फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने अगले हेयरिंग पे इसके जवाब जमा करवाने हैं कि चैनल्स ने ऐसा क्यों किया। हम आते हैं एक दूसरे मामले की तरफ, वो है जवाबुल जवाब। जब अमेरिकन कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में करारदाद आई तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे मुदाखलत मानने से इनकार कर दिया है। उसके जवाब में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी एक करारदाद आएगी, वो करारदाद आ गई और वो मंजूर भी हो गई। काउंट की डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा, और ये जो करारदाद अमेरिका में हुई है वो ऐसा करने की कोशिश है। ये अपनी जगह पर अहम। मुझे आप ये बताएंगे कि कल भी आपने कह दिया था कि ज़ाहिर है नॉन बाइंडिंग, वो भी नॉन बाइंडिंग, कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं, लेकिन इससे पहले दो मुलाकातें हुई हैं। वो मुलाकातें पाकिस्तानी एक शख्सियत की दो मुख्तलिफ शख्सियात से हुई हैं। US एम्बेसडर और चाइनीज़ एम्बेसडर से इसहाक डार साहब मिले। मेरा सवाल ये है कि ये करारदाद पेश करने से पहले उनको एतमाद में लिया गया है क्या? डार साहब ने भी बड़ा सख्त बयान दिया था जी, जब ये करारदाद आई थी। जी, ख्वाजा आसिफ ने भी बड़ा सख्त बयान दिया।
अब वो सख्ती तो होगी ना। मीडिया में आपने बात कर दी, आपने जो माइलेज लेनी थी आपने ले ली। अब अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आप उस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर इशू बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कि उन लोगों का इशू बना, फिर आपका भी इशू बन जाएगा। फ़र्क यह है कि वो सुपर पावर है, वो पैसे दे रहा है आपको, हथियार दे, हर चीज़ वही देता है आपसे। माई बाप है, माई बाप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो अब ये है कि बातें तो इधर से हो गई, दो साहब ने कर दी, डार साहब ने भी कर दी, आसिफ ने भी कर दी, गज बज गए। हाँ जी, गज ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ की बात है, ये नहीं कि तेरी ऐ नहीं, ਅਸੀਂ सिर्फ रिग्रेट करते हैं, सो सॉरी यही क्या आपने ये बात कर दी, अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस। तो वही हुआ आज 2-3 जगह पे जो करारदाद के अंदर है कि बड़ा अफसोस, बड़े रिग्रेट, आपने ऐसी बात क्यों कर दी, देखे ना जरा, ये तो ठीक बात नहीं। और दिलचस्प बात ये है कि इमरान खान की पार्टी कहती थी कि अमेरिका जो है वो मदाखलत कर रहा है, जब उन्हें निकाला गया था। हाँ। आज पीढ़ी ये गवर्नमेंट कह रही है कि ये मुदाखलत है, और वो कह रहे नहीं है, और वो कह रहे नहीं। इसलिए मैं हमेशा तज्जिए के अंदर ये चीज़ें अपने जहन में रखता हूँ, हाँ, कि ये हकीकत क्या है और फसाना क्या है। हाँ, फसाना क्या है। तो इसलिए आसान हो जाता है बताना कि आगे क्या होगा। अगर आप सियासतदानों को जानते हैं ना, और रियासत के दरमियान जिस तरीके से तल्लकात बनाए जाते हैं या बिगड़ते हैं, तो वो पता होना चाहिए आपको कि ये चीज़ के साथ बिगड़ सकते हैं, और अगर बिगड़ने जा रही है तो इसको इस तरीके से ठीक किया जाता है। तो डार साहब ने और आसिफ साहब ने अपनी भड़ास निकाल ली, पब्लिक को खुश कर दिया, ऐसी दी तैसी दी, ठीक है जी, और ठीक है, ऐसी गरीब ऐसी भीख मांग रहे हैं मगर रहना दिया ऐसी तैसी, वो तो जाके बकरी हो गए। अफसोस हुआ कि आपने ऐसी बात क्यों की। इसलिए फिर डोनाल्ड ब्लूम साहब को भी चाय कॉफ़ी पिला के तो समझाया कि नथिंग टू वरी अबाउट, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं होगी, बस थोड़ी सी बात हो जाएगी, आप कोई इसमें नथिंग टू टेक सीरियसली, इसका जवाब भी कार्रवाई भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना हो तो फिर कोई एक और करारदाद आ जाए, ठीक है ना। तो वो भी रोक दिया कि आप बस हम हल्का सा जवाब देंगे। ये उसी किस्म की सिचुएशन है जब इमरान खान साहब कह रहे थे कागज़ हिला के, साइफर हिला के कि इन्होंने मेरी रेजीम चेंज की है, जी। और इन्होंने फिर खान साहब ने खुद ही एक डिमार्श, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द एम्बेसडर आउट एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म करना, ठीक, इन्होंने सिर्फ एक डिमार्श क्या होती है, एक प्रोटेस्ट, हल्की सी प्रोटेस्ट, चूंजे नहीं प्रोटेस्ट। तो ये उसी किस्म की चीज़ है, नथिंग टू बी टेकन सीरियसली। चाइनीज एम्बेसडर को बुलाया था, डोनाल्ड ब्लूम का तो बता दिया ना मैंने, जी बता दिया। तो वो डोनाल्ड ब्लूम ने कहा डोंट वरी we understand and it's perfectly all right, just keep the rhetoric down, tone down रखे, no problem, I'll explain। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने बहुत शाइस्ता अंदाज में प्रेजेंट किया, शाइस्ता अंदाज से उन्होंने अपना, और देखो ना करवाया भी किससे, जी जेंटल लेडी, gently she did it, and she has good relations with the Americans। हाँ, अमेरिकन शिकन यहाँ आते हैं ना लाहौर में, तो वो शाइस्ता से भी मिलते हैं, और वो चाय पानी चलता रहता है वहाँ, और वो भी आती जाती रहती है। शी इज़ वेरी जेंटल, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड लेडी, तो इसलिए उनके ज़रिए, ताकि सिग्नल भी ये नहीं ना कि वहाँ किसी और के ज़रिए करवा लेते तो फिर ख्वाजा आसिफ या ये सागदार साहब भी कर देते तो। सागदार तो खैर कभी भी ऐसी जुबान ना इस्तेमाल करते हैं, ख्वाजा साहब तो कोई पता नहीं, ख्वाजा साहब कभी घूम जाते हैं, नहीं अमेरिका के मामले च भी घूम जाते हैं, ओहो ख्वाजा साहब किसी चीज़ से घूम सकते हैं। अच्छा, ऐसी की वजह रहने दो, खुदा दा खौफ करो, तुसी मेरे तलकात खाजे ना खराब करने ने, वो है भी सियालकोट दा खाजा, आजकल ते अंब खा रहे ने, हाँ वो अंब भी खाते रहने चंगा, साढ़े को दूर ही रहने चंगा। शुक्र करो अंब खाते पे ना, गन्ने नहीं चूकते पे। मैं ना चाहती हूँ कि ये बात यहीं तक रहे, तो इसलिए अब मैं बता रहा था कि चाइनीज के साथ क्या बात है। ब्रेक पर जाने से पहले बता दें। चाइनीज के साथ ये हुआ कि चाइनीज एम्बेसडर को बुलाया, दो बातें, एक तो ये ना समझा जाए कि सिर्फ अमेरिकनों के साथ बात हुई है,
ऐसे लगेगा कि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। हाँ बिल्कुल। अमेरिका ने फ़ोन किया होगा, साजिश कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जानी थी ना। अमेरिका ने फ़ोन कर यार तेरी पे जो डार सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक। तो सोचा उधर उन्होंने बुला लिए, उन्होंने ज़रा थोड़ा जिहा ठंडा कर दिए और दस तो ये कि फिक्र दी कोई गल नहीं, असी बकरी है बकरी रवांगे। तो उधर चाइनीज़ बुला के कह दिए तुसी फिक्र ना करो, करन दे असी नहीं नहीं ना वो अदले वो जनाब मिलिट्री ऑपरेशन। अच्छा अज़्म इस्तेहकाम। हाँ इस्तेहकाम, अच्छा ये अदम इस्तेहकाम नहीं है, ये कुछ और है। हम करेंगे, हम जो थोड़ा बहुत पीछे हट रहे हैं ना इस वक्त क्योंकि अटैक आ रही है मौलाना से, ऑपोजिशन से, तो आप फिक्र ना करें, हम जो आपसे वादा किया है वो पूरा करेंगे फॉर द सेक ऑफ सीपैक। हाँ तो उनको उधर रीएश्योरेंस दिए, इनको इधर ही एश्योरेंस दिए, सिग्नल किया आपको और मुझे कि हमने तो दोनों का इक्वल ट्रीट किया है। उनसे भी मुलाकात होगी, उनसे भी मुलाकात होगी, स्मार्ट फॉर डिफरेंट रीजंस, वेरी स्मार्ट। लेकिन कितना कुछ करना पड़ता है ना आपने जब दोनों साइड, तो दिस इज व्हाट इट वाज अबाउट, लेकर चलना हो साथ। चले ठीक है। भी कुछ बहुत से अहम सवालात, एक डिबेट जो वक्त से पहले हुई, क्यों हुई, उसके असरात क्या हो सकते हैं, मैनी मोर ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। जो करारदाद कौमी असम्बली में सिरसब अमरीका के हवाले से मंजूर की गई है उसकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हिमायत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसे मुदाखलत मानने से इनकार कर दिया जो अमरीकी कांग्रेस में हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको लेकर चहमगोइयाँ इसलिए शुरू हो गई हैं कि उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा आ गया और ज़राया ये बता रहे हैं कि उमर अयूब साहब को इस इस्तीफ़े के लिए सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, एक सियासी ओहदा एक पार्लिमानी, दोनों तरफ जिम्मेदारियाँ निभाई नहीं जा सकती। लेकिन खबरें ज़राए से ये आ रही हैं, नकवी साहब सुन रहे थे ये बात? अच्छा वैसे आपने ना एकदम जहन के कुछ गोशे रोशन कर दिए हैं मेरे। दुखती रग के ऊपर किसकी दुखती रग? हाय ना पूछो। अच्छा खैर क्या हुआ? ना छेड़ो दर्दमंदों को, न जाने दिल से क्या निकले। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या निकलने जा रहा है ये आपसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 साल हो गया इमरान खान साहब की अरेस्ट को और तब से ये खबरें, हमेशा ये होता है कि पार्टी हेड अगर नहीं है तो पार्टी टूट सकती है, लेकिन खबरें अब 1 साल बाद जाके आ रही हैं सामने के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और फिर पार्टी चेयरमैन भी चेंज हो जाएगा, CM KP के हवाले से भी खबरें आ रही हैं और ये जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से ये मुस्ताफ़ी हुए उमर अयूब साहब। तो पंजाब से सेक्रेटरी जनरल लाने की बात हो रही है, सिर्फ सब पक क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक? देखिए PTI मैं हमेशा से कहता था कि PTI एक पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है। फैन क्लब नहीं, फैन क्लब है, फैन क्लब ही है, बट फैन क्लब इतने बड़े नहीं होते ना। अच्छा। कल्ट्स बड़े हो जाते हैं, मगर ये एक मूवमेंट बन गया। अब ये शुरू हुआ था एज अ फैन क्लब, फिर ये कल्ट बना, अच्छा। फिर इसको पार्टी बनाने की कोशिश की। इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का। ये इनकी तो कोशिश थी कि 2013 में ये इसको ले आया जाए, मगर वो ये अपनी पार्टी नहीं बना सके। वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इलेक्शन कराने पड़ते हैं। खान साहब यकीन ही नहीं रखते, खान साहब ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ना ही पार्टी लीड कर सकते हैं। खान साहब इज़ अ वन मैन शो। तो पार्टी उसी तरीके से फिर पार्टी ये बनी है। अच्छा। हर किस्म का बंदा उसके अंदर कूद गया है। सिर्फ ये नहीं कि नौजवान लोग हैं, बूढ़े भी हैं, मिडिल एज भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग हैं, अमीर लोग भी हैं, सारे हैं। इट्स बिकम अ मूवमेंट। जैसे लॉयर्स मूवमेंट था ना फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी एक मूवमेंट बन गया है अगेंस्ट करप्शन। क्योंकि 30 साल से एक बयानिया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से चल रहा था कि सियासतदान करप्ट हैं, करप्ट हैं, करप्ट हैं, करप्ट हैं, और वही 2 पार्टीज आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो जो नई पौध जो बनी है, पिछली 2 जनरेशन अब नई आगे आ चुकी है। ये तो 30 साल से चल रहा है, 40 साल से करप्ट, नॉन करप्ट, 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 करप्ट। बिल्कुल। 2 दफ़ा एक गवर्नमेंट को निकाला गया करप्शन के ऊपर, 2 दफ़ा दूसरी गवर्नमेंट को निकाला गया करप्शन के ऊपर। हम लोग भूल जाते हैं, तारीख का नहीं पता। 1990 के अंदर मोहतरमा की गवर्नमेंट को करप्शन चार्जेस के ऊपर प्रेसिडेंट इसाक ने डिसमिस किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सही चार्ज लगाया है, अप्रूव कर दिया था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को निकाला, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस, उनके ऊपर उनका ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस रिस्टोर कर दिया। उसके बाद फिर फौज ने कहा जी खुदा हाफिज, चलो लड़ाई झगड़े बंद करो। तो दोनों चले गए। फिर मोहतरमा आई और मोहतरमा को फिर दूसरी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने फारग कर दिया, प्रेसिडेंट साहब ने निकाल दिया और करप्शन के चार्जेस लगाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें चलती रही हैं और ये एक बयानिया बन चुका था।
अगेंस्ट पीपल्स पार्टी एंड अगेंस्ट नून लीग। Only. तो वो जो नई जनरेशन आई उनको तो नहीं पता पहले क्या होता रहा और क्या नहीं होता रहा, और जो दूसरी गवर्नमेंट्स आती रही हैं क्या वो करप्ट थी नहीं थी कितनी थी, तो उनको तो यही पिछले 5-10 साल की तारीख का पता है। तो अब मूवमेंट बन गया इमरान खान के ऊपर। देखिए इमरान खान 92 में वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक, जो लोग बहुत से सपोर्ट कर रहे हैं वो तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, जी। ठीक है। तो अब खान साहब ने उस वक्त उनको पूछा गया कि तुम सियासत, बिकॉज उस वक्त बहुत बड़ी लहर थी इनके हक में, तो खान साहब ने कहा नहीं मैंने सियासत कभी नहीं करनी, नहीं आऊंगा, नहीं होनी। तो बाद में उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े, 2 नहीं 3 इलेक्शन लड़े खुद। मेरा ख्याल है पहला इलेक्शन उन्होंने 96 में लड़ा, फिर उन्होंने 2002 में लड़ा, फिर उन्होंने 2008 में लड़ा, फिर उन्होंने 2013 में लड़ा। 4 इलेक्शन लड़े उन्होंने, और 4 इलेक्शन में अवाम ने उनको सपोर्ट नहीं दिया। तो फिर जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि अब इनको उठाना है, जी। तो फिर उठा लिया उनको, और फिर 2018 में उनको बिठा भी दिया इकट्ठा करके। हालांकि उसके ऊपर भी बड़े इश्यूज थे, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बिलावल भुट्टो साहब ने तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी नहीं है, ये मूवमेंट है। अब इसको पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है, अच्छा। ठीक। अब उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग पार्टी बनाना चाहते हैं इसको, वो ऑर्गेनाइजेशन भी होती है पार्टी के अंदर। खान साहब इज़ अ वन मैन शो। अब वो जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ कुछ मुलाकात भी बड़ी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। उनको क्या खबर मिलती है क्या नहीं मिलती, कौन देता है कौन नहीं देता, कौन कान में बात करता है, कौन आखिरी बंदा है जिसने बात की है। और वैसे भी खान साहब बड़े कान के कच्चे ने, ये लोग बताते हैं हमें कि कान के बड़े कच्चे हैं। मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत उनको, तो वो बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, या नफरत करना शुरू कर देते हैं या तारीफ़ें करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को खुद नहीं पता कि मैंने पार्टी कैसे बनानी है, इसीलिए ये हाल है पार्टी का कि कुछ लोगों को उनकी ज़रूरत है, खान साहब को ज़रूरत है लॉयर्स की, अच्छा, ठीक। लॉयर्स को उन्होंने अब ओहदे भी दे दिए हैं, हाँ ऐसे ही है ना जी। तो उधर से जो जज्बाती लोग हैं, जो कि खान साहब को आइडियोलॉजिकल रीजंस के लिए, मिडिल क्लास के लोग हैं या और लोग हैं जो इन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी अहमियत उनको नहीं मिल रही। पुराने लोग हैं वो, पुराने लोग पुराने स्टाइल से काम करते हैं, अच्छा। वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई झगड़ा नहीं लेना चाहते। ये वही लोग हैं जो खान साहब को उस वक्त भी कहते थे कि आप लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई झगड़ा ना लें, अपना काम करें लेकिन ना झगड़ा करें। तो वही अभी भी कश्मकश उसी किस्म की चल रही है पार्टी के अंदर। अच्छा। जो पुराना गार्ड है वो कहता है कि लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, जैसे ऑपोजिशन ने किया है हमें भी वही करना चाहिए। क्यों, हमने ऐसे ही किया था ना 2018 में, 2013 से 2000 यही कर रहे थे ना हम, धरने कर रहे थे, ये कर रहे थे, इशारे होते थे तो करते थे। तो हमें वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो वो भी ये नवाज शरीफ कितनी दफ़ा निकला फिर वापस आ जाता है, हाँ। ये करके पीपल्स पार्टी कितनी दफ़ा निकली है फिर ये करके आ जाता है। तो यार सानू भी उन्होंने करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। और जो नई जनरेशन है वो अब आइडियोलॉजिकल हो चुके हैं, वो उनको पता ही नहीं तारीख इस मुल्क की क्या है क्या नहीं है। और तो इसलिए आयशा इस सिचुएशन ये बनी हुई है कि रिफ्ट्स हैं, और जो नई जनरेशन है या जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं ज़्यादा, वो ये कहते हैं कि लड़ाई झगड़े करें और धरने करें और निकले बाहर और आ कर दें वो कर दें, एक दफ़ा में नौ नहीं दूसरी दफ़ा भी करें। और जो पुराने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि बातचीत करो, और उधर बात होती है किससे बात करें, वो कहते हैं जो रियल पावर है उससे करें। एक दिन खान साहब कहते हैं मैं तो रियल पावर से बात कर लूँगा, फिर दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं उनसे तो बात ही नहीं हो सकती, वो होते कौन है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसे ही चलेगा। नाउ हियर्स माय प्रेडिक्शन, ओके, कोई इस्तीफे नहीं होंगे, इस्तीफे नहीं आएंगे, नहीं जो आएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है कोई नहीं इस्तीफे आएंगे। अच्छा, ये ऐसे ही चलेगा। मरवत साहब को 3/4 ऑफ पीटीआई कहती है ये आईएसआई के एजेंट है, ठीक है। मरवत साहब को जिसे कहते हैं ना कि वाटर ऑफ हिज बैक, अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि एक बतख है जैसे पानी उसके पीठ से कब से निकल जाता है, उसको डुबाता नहीं। वो मरवत साहब का भी यही हाल है। इस किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे इधर से उड़ गए, कोई फ़र्क नहीं। गड्ढापुर साहब का भी यही हाल है, ठीक है। उन दोनों के ऊपर बड़े सख्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई के जो अंदर के आइडियोलॉग्स हैं, फायरी लोग जो हैं। अच्छा, और फिर फवाद चौधरी जैसे लोग हैं जो इधर भी जाते हैं ऐसे भी जाते हैं, कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से लगा के रखनी चाहिए थी, ऐसे नहीं लगा के खाएं तो। अच्छा, जब इमरान खान के करीब थे तो फवाद चौधरी साहब वही बातें करते थे जो खान साहब को पसंद कहते थे, हाँ। और इनफैक्ट प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में हमने ये भी सुना था हवा भरते थे कि जी वो की करिए वो खान नूं बड़ा मजा आता है मेरी गल्ला दे। तो मैं फिर वही गल्ला ज़माने में फवाद चौधरी साहब इतने अच्छे मुहावरे बोलते थे पंजाबी के, मास्टर है ना, मीडिया सेवी है बहुत, और वकील भी है ऊपर से, और पर्सनालिटी भी खान साहब को जानता है। और बस वो अब आप समझें
मगर वो फिसल गया ना थोड़ा सा, उसका ख्याल था कि ये तो फारग हो गया खान हो, फिर तो नहीं तो मैं हूँ, तो इसलिए फिर वो खान ने देख लिया अच्छा उधर तो वो तो आपको याद है वो जब उसको गिरफ्तार करने आए थे तो कैसे भागे थे? जी वो भाग गए थे, सियासतदान भागते नहीं है। तारीख के अंदर भुट्टो साहब कभी नहीं भागे थे, नवाज शरीफ कभी नहीं भागा, शहबाज शरीफ भी कभी नहीं भागा। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार करने आए थे एक ज़माने में तो आप पे कहते हैं मैं तो दीवार टप के दौड़ गया। हाँ वो एक फिटिश भी है। और फवाद चौधरी साहब भी जिससे पुलिस आई सी लैंड वो अपनी गड्डी जा रहे थे, देखा पुलिस दौड़ गए जाकर उन्हें पढ़ लिया दत्ते हालत उस वक्त तो चले गए थे, बाद में पकड़े गए। तो बात ये है कि इसका फ़ायदा क्या है? तो अब ये है कि ये चलेगी ऐसी बात, कोई रेजिग्नेशंस नहीं होंगे। ये जो है ना, आपने एक ने तो खुद रिज़ाइन कर दिया पार्टी, उसने देख लिया कि सिचुएशन क्या है, खान साहब के कान भरे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उन्हें आप ही पहले ही कि मैं ज़रा साइड पे हो जाऊँगा। रियल पावर इज़ नॉट एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी। इस पार्टी के अंदर तो जितने लोग हैं उतने सेक्रेटरी जनरल्स हैं। आपका ख्याल है कि उमर का सेक्रेटरी जनरल ज़्यादा वजन है देन गंडापुर या मरवत या फवाद या एनीबडी एल्स जितने लोग बयान दे रहे हैं, ठीक है ना? तो उसने कहा कि ये ओहदा तो छोड़ो ना, ये तो गांधी है, तो मैं जरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वही ठीक है, दैट्स द रियल थिंग। तो इसलिए टू माय प्रेडिक्शन इज दैट नथिंग इज गोना हैपन। ये बातें चलेंगी, ये ऐसे ही चलते रहेंगी। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो मसाइल है उनका सामने इंसाफ को करना पड़ेगा, लेकिन इस्तीफा नहीं आएगा इन शॉर्ट। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। बहुत कुछ गैर मामूली हो रहा है दुनिया में, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो अमरीकी इंतखाबात 5 नवंबर को होने जा रहे हैं उसकी डिबेट 3-4 माह पहले हो जाती है। ऐसा गैर रिवायती तौर पर हो रहा है। 25 दिन पहले, 44 दिन पहले हमने देखी है। इसमें एक और चीज़ जो होती है वो ये कि जो बाइडन बेचारे लाचार दिखाई देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के हमलों का मुकाबला, लफ्जी हमलों का मुकाबला वो नहीं कर पाए, जिसके बाद अब ये सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है कि शायद उनको रिप्लेस कर दिया जाए उम्मीदवार के तौर पर। सेठ साहब, क्या चांसेस हैं? देखिए, डिबेट आपने सही कहा कि ये बहुत जल्दी शुरू कर दी उन्होंने। दो सेशंस होते हैं, एक ये है और एक सेकंड सेशन होगा। आमतौर पे ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले होती है। हाँ, सितंबर अक्टूबर में। इस दफ़ा उन्होंने जल्दी शुरू कर दी। कन्वेंशंस भी जो हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन जहाँ वो फाइनली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को नॉमिनीज जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, वो भी अब जल्दी हो रही हैं जी। तो अगस्त में हो रही हैं। जो रिपब्लिकन्स की पहले होगी और फिर डेमोक्रेट्स की होगी। तो अब मसला ये है कि ये जो डिबेट थी इसके अंदर दोनों कैंडिडेट्स ने इम्प्रेस नहीं किया, मगर जो बाइडन के ऊपर बड़ी तनकीद आ रही है और सबसे ज़्यादा तनकीद उन डेमोक्रेट्स की तरफ से ही आ रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि लगता है ऐसे है कि ये अब ज़ईफ़ हो चुका है और इसको बहुत बातों सही तरीके से समझ नहीं आ रही या पेश नहीं कर रहा। और क्या ये प्रेसिडेंट, बहुत ज़िम्मेदार एक पोजीशन होती है, ये फुलफ़िल कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। और इसमें जो बाइडन ने पहले आधे घंटे में तो बिल्कुल बहुत कमज़ोर लग रहा था। कहते हैं गला ख़राब था, ज़ुकाम लगा हुआ था जी। ये बातें ही होती हैं। मेरा ख्याल है जेन्युइनली कंफ्यूज भी थे थोड़े से। कुछ थोड़ी सी मैंने भी देखी है। अफसोस इस बात का कि दोनों जो थे उन्होंने इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया, एक दूसरे को पर्सनल अटैक्स बहुत किए। यहाँ तक कि उसने कहा कि तुमने तो एक पॉर्न स्टार के साथ सेक्स की है। उसने कहा तेरा बेटा जो है वो कन्विक्ट हो चुका है, गन्स के ऊपर कोई मसला है। और उसने कहा कि मैं तो अपना बैग लेके गोल्फ खेलता हूँ, खुद ही अपने कंधे पे रखता हूँ। और उसने कहा कि मैं जो शॉट मारता हूँ वो तो बहुत दूर जाता है, तेरा शॉट तो यहीं रह जाता है। बचकाना। तो हाँ, इस किस्म की। तो वो एक की उम्र 78 ईयर्स है, दूसरे की 81 है, तो थोड़ी सी खुद भी वो लगे हुए थे इन्हीं चीज़ों के। हालांकि बड़ी अफसोस की बात है, कोई बात और करनी चाहिए थी, मगर पर्सनल अटैक्स चल रही थी जो कि ऑडियंस को पसंद नहीं आई। दिस इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इट्स अ प्रोग्राम बिटवीन टू would-be presidents of the most powerful country in the world. Yes. तो it was a sad affair. मगर जो आपने सवाल किया है, सवाल वहीं से खड़ा हो गया है कि क्या जो वो तो पक्के है ना, डोनाल्ड ट्रंप तो पक्का है जी, रिपब्लिकन्स ने तो उसको करना है। तो इसके ऊपर पहले भी सवाल था कि ये सही कैंडिडेट है या नहीं है। मगर इनकी कामयाबी जो बाइडन की ये थी कि जब प्राइमरीज़ हुए, प्राइमरीज़ वो होते हैं कि पहले ये सारी स्टेट्स के अंदर फिरते हैं और देखते हैं कितना सपोर्ट है, जो कि फिर उनके जो कैंडिडेट, जो वहाँ का जो वोटर होता है उसका एक वज़न होता है
नॉमिनेशन के अंदर, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के अंदर कैंडिडेट्स थे। तो वहाँ जो बाइडन ने स्वीप किया था, अच्छा, वहाँ जो भी और इसके खिलाफ नॉमिनीज थे डेमोक्रेटिक कन्वेंशन, डेमोक्रेटिक पार्टी के, कि जी मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ, मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ, वो सारे उड़ गए थे। वहाँ के जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स में जो जहाँ ये जीतते हैं आमतौर पे, वहाँ सब ने जो बाइडन को सपोर्ट किया था। तो बड़ी ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी, बट 90% सपोर्ट। अब मसला ये है कि अमेरिकन सिस्टम ऐसा है कि इस लेट स्टेज के ऊपर, जबकि डेमोक्रेटिक कन्वेंशन सिर्फ मेरा ख्याल है 6 हफ्ते आगे है, फिर अगस्त में है, और ख्याल है 19-22 है, 3 दिन की। तो वहाँ ये डेलीगेट्स जो हैं इन्होंने प्लेज किया हुआ है। प्लेज से मतलब ये है कि एक अनरिटन कन्वेंशन है, अच्छा, कि आप ये जो डेलीगेट्स हैं इन्होंने बाइडन के लिए ही वोट डालना है, क्योंकि वहाँ की जहाँ से ये आए हैं जिस स्टेट से, वहाँ की स्टेट ने इनको बाइडन को वोट दिया है। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी लाजिम है कि आप बाइडन को ही वोट देंगे, मगर कोई कानून नहीं है। ये एक ट्रेडिशन है, ओके, कानून नहीं है कि आपने देना ही देना है। ठीक है। तो आप दो चीज़ें हो गई। अगर ये डेमोक्रेट्स सब फैसला करते हैं कि जी बाइडन को हटाना है, इसको नॉमिनेट नहीं करना, किसी और को करना है, तो पहला सवाल तो ये होगा कि वो जो सारे आए हुए हैं डेलीगेट्स, क्या वो तो प्लेज दे के आए हैं अपनी आवाम को कि हम इसको वोट देंगे, वो कैसे टूट जाएंगे? वो आज तक तो कभी हुआ नहीं। तो ये कैसे वो अब आज के कि जी ये अब शायद हार जाए, तो इसलिए नहीं, अवाम ने तो उनको कहा इसके लिए वोट डालना है, ठीक है ना, एज फॉर बीइंग द नॉमिनी, ठीक। तो एक तो ये मसला है उनके लिए कि वो नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि कोई कैंडिडेट ही नहीं है और कोई, या तो होता ना कि कोई 2 क्लोज कैंडिडेट्स होते। अच्छा, आपको नहीं याद, एक ज़माने में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के अंदर रिचर्ड निक्सन था, गोल्ड वाटर था, बड़े क्लोज जा रहे थे, आखिर में रिचर्ड निक्सन ले गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ तो बाइडन के अलावा कोई कैंडिडेट ही कोई नहीं है। और अगर बाइडन खुद दस्तबरदार हो जाए, अच्छा, अब अगर बाइडन खुद दस्तबरदार हो जाए तो फिर इनको कोई कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा। अब इनके पास कोई नहीं है, कोई कैंडिडेट ही नहीं है जिसकी कोई हैसियत हो, जिसकी कोई पब्लिसिटी हो, जिसकी कोई स्टैंडिंग हो। तो इनके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो फिर ये क्या होगा? फिर ये है कि वो जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो इंडियन अमेरिकन जो एक खातून है, कमला हैरिस जी, तो उनका फिर बन जाता है कि चलो उनको ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दें, बिकॉज ऑलरेडी वो तो सिलेक्टेड है ही। फिर उनके लिए एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा। वो इतना मुश्किल नहीं होगा, ढूंढ लेंगे वो, मगर उसको तो अभी तक किसी ने एज अ प्रेसिडेंट तो सोचा ही नहीं है। ये तो इस किस्म की बात होगी जैसे ऋषि सुनाक को बना दिया यूके के अंदर और फिर छुट्टी करा दी। अब तो फिर अगर कमला हैरिस को बना दिया तो फिर और इन्हों को मसला बन जाए, बिकॉज अभी तो किसी ने सोचा ही नहीं है कि उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट हो सकती है पॉसिबली ना इन द हिस्ट्री ऑफ, अगर ऐसे हुआ तो हो सकता है। तो अब बात यह है कि बड़े इश्यूज हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि डेमोक्रेट्स आर इन ह्यूज ट्रबल। ओके, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो हावी हो जाएंगे इसके बाद, एक इंप्रेशन। विनर अगर बाइडन रह जाता है तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप विल बी अ विनर। अगर बाइडन खुद निकाला जाता है तो फिर तो बहुत बुरा हाल हशर हो जाएगा, और अगर खुद विड्रॉ कर जाता है तो इनके पास कोई और कैंडिडेट नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन इलेक्शंस एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है उसको पाकिस्तान की इन्फेक्शन हो चुकी है। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है कि इस डिबेट के बाद दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपनी खामियों का जायजा लें और रिकवर करें, जो बाइडन भी रिकवर कर जाए। रिकवरी मुश्किल लग रही है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सारा मीडिया जो है ना, वो मीडिया बाइडन के खिलाफ हो गया। वो समझते हैं कि इज़ अ डिज़ास्टर। और बाय द वे ये भी मैं आपको बताऊं कि जो लिबरल मीडिया है जिसका वो कैंडिडेट है, वो बाइडन से नाराज़ है ओवर हिज प्रो इजरायली पॉलिसी। ये इसको मेंशन भी किया उन्होंने डिबेट में, और ये काफ़ी लीगल साबित होगा उनके लिए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम तो जंग में बिलीव नहीं करते, उन्होंने हम तो साबित किया किसी से जंग नहीं करेंगे, ये वो। तो वो बन गया पीसनिक। और ये जो है जो लिबरल्स हैं ये बन गए हैं वॉर मंगर्स। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के इश्यूज भी हैं। और नौजवान जो हैं वहाँ के जो अनडिसाइडेड हैं, हो सकता है वो ये सोचे कि ट्रंप जो भी है उल्लू का कान है, ये है, फलाना है,
और कम से कम ये जंगे शंगे तो बंद कर उनसे देगा तो निकालेगा। और ये जो बुढ़ा है ये तो हमें और न जंगों में फेंक दे, धकेलेगा। धकेलेगा। और ये कोई लिबरल वैल्यूज़ को तो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यही प्रॉब्लम था हिलरी क्लिंटन के कि लिबरल वैल्यूज़ के वो तर्जुमान थी, मगर एक्चुअली वो पेंटागन और इसमें अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की कैंडिडेट थी। और जो बाइडन भी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का कैंडिडेट है। डोनाल्ड ट्रंप हैज पेंटेड हिमसेल्फ कि मैं तो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा ही नहीं हूँ, मैंने तो एस्टैब्लिशमेंट का झगड़ा करना। उन्होंने काम भी वहाँ भी एस्टैब्लिशमेंट है ना, अफगानिस्तान का मामला लेके उन्होंने साबित भी किया। वैसे निकाल लिया सब। निकाल लिया। तो ये है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जाते जाते मैं कह दूँ कि हमारा जो रेजोल्यूशन है ना, जो आज हमने टेबल किया है, उसमें हमने क्या हवाला दिया है? क्या हमने कहा आपकी इलेक्शन में भी तो बड़ी गड़बड़ होती है। वो तो ख्वाजा आसिफ ने कहा ना 2016-2020। तो इन्होंने भी तो मतलब पाकिस्तान की जो इन्फेक्शन है ना, कोविड पी, कोविड पाकिस्तान थोड़ा सा ना ताना दे दिया है। वो भी पहुंच गई है, लेना मारता है। अमेरिका पहुंच गई है। चले इस इन्फेक्शन के बारे में अब हमारा आप अपना तबसरा, अपने सवाल भेज सकते हैं इस नंबर पे जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।